गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे संसद के कार्य। संसद का चुनाव कैसे होता है वो हमने देख लिया। संसद के कार्यों में हमने ये पढ़ लिया कि संसद का चुनाव हो जाता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, संसद बन जाती है और उसके बाद जो है राष्ट्रीय सरकार का निर्माण कैसे होता है ये भी हमने देख लिया, पढ़ लिया यहाँ तक हमने कि जो संसद का चुनाव हो जाते हैं 543 सदस्य चुनकर आते हैं, फिर उसमें बहुमत देखा जाता है कि कौन से दल का बहुमत है। उसके बाद जो है उस दल के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना लिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, उनको विभाग सौंपता है अपने अपने। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार का चुनाव होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ये संसद के कार्य है, जैसे ये पढ़ा ना अपन ने। यहाँ से देखो आप, ये संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। ये वाला संसद को चुनाव हो जाने के बाद निम्नलिखित काम करने होते हैं। तो पहला कार्य यही है, संसद के कार्य आपसे पूछे तो आपको यही लिखने हैं, ठीक है। संसद में सबसे पहला कार्य राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, वो कैसे होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। प्रश्न भी बन सकता है ये प्रश्न, संसद के कार्य। तो देखो अगला कार्य देखो, पहला कार्य था राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब इसमें दूसरा कार्य आएगा ये सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद का ये भी कार्य है। जो सरकार किस में से बनी? संसद में से ही बनी ना। 15% को मंत्री बना दिया जाता है। जो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री ये होते हैं, वो जो है सरकार होती है। और उसको जो है सरकार का कौन सा वो अंगों में दूसरा अंग कार्यपालिका को ही हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अब देखो संसद का कार्य है कि सरकार को नियंत्रित करना, उसको मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, लोगों की आवश्यकताएं वहाँ सदन में रखना। जब संसद का सत्र चलता है, 3 साल में 3 बार संसद के सत्र होते हैं, अधिवेशन होते हैं, उनमें जो है ये सारी चर्चाएं होती है। देखो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्न काल होता है। प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। प्रश्न काल, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने इसके लिए क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, आपकी सरकार में ऐसा हो गया जैसे लोग भूख से मर गए, क्यों हो गया, जैसे अभी कोरोना महामारी फैल रही है, तो संसद में इसकी चर्चा होती है। पूछा जाता है सरकार ने जो हमारे कोई सांसद है, जैसे हमारे क्षेत्र के एक सांसद राजपाल सिंह शेखावत, ये तो मतलब ये अपना पक्ष रखते हैं वहाँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हो गया तो सरकार ने क्या किया, इस तरह से, ठीक है, के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है। संसद का मुख्य कार्य कार्यपालिका को नियंत्रित करना, नहीं तो संसद सवाल जवाब नहीं करे और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हो मंत्रिपरिषद, तो वो जो है अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। इस प्रकार जो है संसद क्या करती है? कार्यपालिका यानी सरकार को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका ही सरकार है ना, अपन ने देखा था। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है, यानी खामियां यानी कमियां बताई जाती है कि आपने ये नहीं किया। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कोई भी सांसद जो है सरकार से सवाल पूछ सकता है, उसकी जिम्मेदारी होती है ये। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्ष दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। विपक्षी दल अभी वर्तमान में संसद में कौन सा है? विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य दल जो कांग्रेस के साथ है वो विपक्षी दल है, और सत्ताधारी दल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार को नियंत्रण करने में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप देखो आते हैं ना आए दिन, राहुल गांधी ने ये कहा मोदी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए ये कहा, सोनिया गांधी ने ये कहा। ये लोग सरकार की सत्ताधारी दल की आलोचना करते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं, और ये सत्ताधारी दल भी उनको मौका नहीं दे ऐसे कार्य करने में, जो है हमेशा तत्पर रहता है कि भाई विपक्ष को हमें कुछ कहने का मौका नहीं मिले। इस प्रकार से जो है शासन व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चलती है, जनता के हित के कार्य किए जाते हैं। ऐसा कहाँ है? लोकतांत्रिक सरकार में। स्वस्थ लोकतंत्र में स्वच्छ संचालन होता है विपक्षी दल की भूमिका से। अगर विपक्षी दल नहीं हो तो सत्ताधारी दल
निरंकुश हो जाता है। ठीक है, तो विपक्षी दल की भूमिका क्या है, अगर ये पूछे तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि विपक्षी दल की भूमिका, तो आपको ये लिखना है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। अखबारों में आता है, देखो हमारी सरकार थी जब हमने ऐसा किया, बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इस तरह से अपने आप को लोगों के सामने अच्छा दर्शाते हैं। अब देखो, संसद में पूछे गए एक प्रश्न का एक उदाहरण है कि किस तरह से सांसद वहाँ मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं जब संसद का सत्र चलता है। प्रश्नकाल में पूछते हैं ये। तो देखो, तारांकित प्रश्न संख्या 48 है और कब की है, दिनांक 15 दिसंबर 2017 को। उत्तर के लिए, बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन, ये टॉपिक है प्रश्न का, बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। सांसद कौन है, डॉक्टर मनोज राजौरिया। अब क्या प्रश्न पूछता है, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि, पहला प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, महिला और बाल विकास मंत्री से। पूछ रहा कौन है, मनोज राजौरिया, जो कौन है, सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, महिला और बाल विकास मंत्री से। अब प्रश्न देखो क्या है, क्या सरकार का देश के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है। ख है, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और ग यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। प्रश्न तो यही है कि क्या सरकार देश के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है सरकार का, कि जो है देश के बच्चों के लिए वो क्या क्या योजनाएं बना रही है, क्या कर रही है। तो और यदि हाँ तो हमें बताइए, और नहीं तो ये कारण बताइए कि देश के भविष्य हैं बच्चे, उनके लिए आपकी योजनाएं क्यों नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कौन पूछा, सांसद। किससे पूछा, महिला और बाल विकास मंत्री से। अब देखो उत्तर, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री है। ठीक है, अब कैसे गए तक के उत्तर सुनो। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य, उत्तर दे रहा है वो मंत्री, मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा ये बच्चों के बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए, बच्चों में जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण। अब वो कह रहा है कि 2016 में हमने ये योजनाएं बनाई बच्चों के लिए, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण, भागीदारी में वर्गीकृत करती है। ये विभिन्न रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। ये इसका जो है मंत्री का उत्तर है। ठीक है, इस तरह प्रश्न पूछा जाता है संसद में। देखो, उपयुक्त प्रश्न के माध्यम से महिला बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है, ये क वाला, कि क्या सरकार को देश के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है। यदि हाँ तो क्या है बताइए, और नहीं तो कारण बताइए। अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते, अगर आप सांसद होते उस जगह तो आप कौन सा सवाल पूछते। आप अभी होते तो आप पूछ लेते कोरोना के लिए कि जांचें क्यों नहीं हो रही है देश में। ठीक है, और पुलिस जो है प्रशासन बहुत ढीला है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आप। देखो, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलता है सरकार को कि जो है किस तरह कार्य हो रहा है, जनता क्या चाह रही है, हमें कैसे कार्य करना है। ऐसे इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, एक्टिव रहती है कि अच्छे कार्य करने के लिए, जिससे कि लोग नाराज ना हो सरकार से, क्योंकि अगली बार भी आना होता है ना सत्ता में। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये भी अगला कार्य, वित्त यानी पैसा, देश का पैसा कहाँ खर्च करना है, उसके लिए भी जो है संसद से अनुमति लेनी होती है। वित्त विधेयक पास होता है, महत्वपूर्ण होती है। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है
उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है। जनप्रतिनिधि होते हैं सांसद, और जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद पर नियंत्रण रखना, यही कार्य मान लो इसका संसद का जो है सरकार पर नियंत्रण रखना। और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम भी है। संसद को ये शक्ति दी है हमारे संविधान ने, ये जो है एक लोकतंत्र का मुख्य आयाम भी है। लोकतंत्र इसी से क्या है? जीवित है, स्वस्थ है लोकतंत्र की जो है। लोकतंत्र में जो है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हितों की रक्षा करती है। और अगर ये सांसदों को ये अधिकार नहीं हो तो सरकार मनमानी करने लग जाती है। देखो आगे, ठीक है, ये 2 कार्य हो गए। उसमें 2 हो गए कार्य, सरकार को नियंत्रित करना और देश के वित्त विधेयक पारित करवाना है, यानी देश का धन कहाँ खर्च करना है, ये भी जो है संसद में पारित होता है। तीसरा कार्य संसद का है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तृत पढ़ेंगे। पूरा ही पाठ है कानून का। वैसे आपको पता ही है, मैंने बताया था कानून बनाना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग है। उसमें से कानून बनाना किसका कार्य है? व्यवस्थापिका का, यानी संसद का। कोई भी कार्यपालिका जो होती है विधेयक पेश करती है संसद में। कोई भी कानून बनाना होता है तो बनाती तो मंत्रिपरिषद वो लिखते हैं, लेकिन उसको संसद में पेश किया जाता है। और जब सत्र चलता है फिर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उस पर जो है अगर सहमत हो जाती है और अनुमति दे देती है तो फिर जो है वो राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। उसके बाद विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। जब तक लोकसभा और राज्यसभा में वो पारित नहीं होता है विधेयक, तब तक वो कानून नहीं बनता है। ठीक है। और इसी प्रकार वित्त विधेयक, यानी धन कहाँ खर्च करना है, पैसा कितना कहाँ खर्च करना है, उसके लिए वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है। दोनों सदन जब उसको पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है और वो कानून बन जाता है और जनता पर लागू हो जाता है। ठीक है। इस तरह संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। जब तक संसद उसको पास नहीं करती है सरकार के द्वारा बनाए हुए विधेयक को, तब तक वो कानून नहीं बनता। अब देखो संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ रहे हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। देखो संसद में कौन लोग होते हैं। पहले क्या था, जब हमारा देश स्वतंत्र हो ही था उस समय जो है पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग वही संसद में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, ये भी जो है संसद में भाग जो है चुनाव लड़ती है, जीतती है, राजनीति में हिस्सा लेती है। तो इस सारणी के माध्यम से अपन देखेंगे कि पहले लोग वोट देने के लिए भी इतने एक्टिव नहीं थे। धीरे धीरे मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। तो ये देखो पहली लोकसभा, ये भी आपको याद रखना है, पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। ठीक है, 1952 फिक्स पूछे तो, नहीं तो 51-52 कर दो आप। पहली लोकसभा चुनाव हुए 1952 में, आम चुनाव। इनको लोकसभा चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, प्रश्न कि प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो कब हुए? 1952 में। और उसमें मतदान प्रतिशत रहा 61.16%। ठीक है। फिर ये चौथी विधानसभा चुनाव, ये 5वीं, 6ठी, इसमें थोड़ा कम हो गया पहली के बाद चौथी में, 5वीं में और कम हो गया, 6ठी में फिर बढ़ गया, 8वीं में और ज़्यादा बढ़ गया, 10वीं में कम हो गया, 14वीं में कम हो गया, 15वीं में थोड़ा बढ़ गया और ये 16वीं में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो 17वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। ठीक है। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप ये कह सकते हैं कि पिछले 65 सालों में चुनावों में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी हुई है? शुरुआती वृद्धि के बाद प्राय स्थिर है। कभी बढ़ी है, कभी घटी है, बढ़ती घटती रहती है ये मतदान प्रतिशत, लोगों की जागरूकता। ठीक है। अब देखो
देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र कैसा है, प्रतिनिधि मूलक, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एमएलए एमपी सरपंच इनको, और वो सरकार चलाते हैं। इसलिए जो है हमारे लोकतंत्र को कौन सा लोकतंत्र का है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं ना, जनता द्वारा चुने हुए, इसलिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी और कुछ अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। देखो, पहले मैंने बताया ना, पहले वही लोग थे, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, लेकिन अब क्या हुआ कि वो लोग जो संसद में होते हैं, मान लो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या उच्च जाति के ही लोग हैं। पहले ये SC ST के लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे और ये राजनीति में इतना हिस्सा ही नहीं लेते थे, इसलिए ये पिछड़े हुए ही रह गए, क्योंकि सरकार में इनका पक्ष बोलने वाला ही नहीं था कोई। इसलिए जो है अब SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है, सीटें हैं उनकी, और उन सीटों पर वो लोग ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। चुनाव वो ही लड़ेंगे तो जीतेंगे भी उन्हीं में से कोई भी, चाहे कितने भी खड़े हो, और वो संसद में जाते हैं, मंत्री भी बनते हैं, सरकार में भी जाते हैं, और अपने जैसे दलित है, आदिवासी लोग हैं, उनमें से जो जाएगा तो वो सरकार में अपना पक्ष रखेगा, अपनी मांगे रखेगा, उसको ज़्यादा पता होता है क्षेत्र के जो सांसद बनकर आया है व्यक्ति कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे विकास की उसके क्षेत्र में ज़रूरत है, तो इस प्रकार उनका भी विकास होता है। तो उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि वो आदिवासियों दलितों की जुड़ी ज़िंदगी मुद्दों से जो है ज़्यादा अच्छी तरह संसद में वो उठा सकते हैं। जैसे आदिवासी इलाकों में वहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो कोई आदिवासी इलाके का संसद में सांसद होगा या मंत्री होगा तो ये मुद्दा उठाएगा कि भाई हमारे वहाँ पर भी स्कूल खोले जाए, अस्पताल खोले जाए, रोड बनाई जाए। अगर कोई होगा ही नहीं उनका सरकार में तो उनके बारे में भी कौन बोलेगा। इसलिए जो है उनके लिए आरक्षित सीटें हैं। महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें हैं। महिलाओं के जो है 33% आरक्षण है कि वो महिलाओं की आवाज़ उठा सके। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा चाहिए ये जो है महिलाएं ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है, तो वो संसद में आवाज़ उठाती है। तो इस तरह से जो है अलग अलग सीटें निर्धारित की गई है, यानी क्या कहते हैं उसको, आरक्षण दिया गया है इनको। आगे देखो, तो ये दलित और आदिवासियों के लिए हो गया, यानी SC ST और आदिवासियों के लिए। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। कितनी थी? 4%। आज भी उनकी संख्या सिर्फ कितनी है? 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिली है। औरतों के लिए भी आरक्षण है, सिर्फ 33% आरक्षण है, लेकिन वो उतनी भी नहीं जाती है महिलाएं संसद में, क्योंकि राजनीति में महिलाएं कम ही भाग लेती है। सिर्फ 11% महिलाएं हैं, जबकि 100 में से 33% होनी चाहिए, ये तो नियम ही है। वैसे अब महिलाएं 50, आधी आबादी है तो आधी महिलाएं होनी चाहिए होने को तो, लेकिन बहुत कम महिलाएं जो है संसद में राजनीति में भाग लेती है। और महिलाओं की आबादी आधी है तो आधी होनी चाहिए, लेकिन 33% जो है वो भी नहीं है। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। ये बात क्या, आज भी हम ऐसे चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि हम और क्या करें, किसकी भागीदारी जो है इसमें सरकार में राजनीति में बढ़ाए, जिससे कि हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और मजबूत हो जाए, व्यवस्था की ताकत हो और उसमें भारत के लोगों की आस्था भी झलकती हो। और जितने लोग राजनीति में भाग लेंगे, जिस क्षेत्र के, जैसे महिलाएं लेगी तो महिलाओं की भी आस्था होगी देश के प्रति,
और अपने लोकतंत्र के प्रति। तो इस प्रकार से जो है कई तरीके सुझाए जा रहे हैं। अब तो फिर भी महिलाएं भाग लेती है। महिला हमारे जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी पदों पर महिलाएं आ चुकी है, लेकिन फिर भी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। ठीक है, ये देखो आप, ये संसद में देखो, उपयुक्त चित्र में कुछ महिलाएं सांसद दिखाई पड़ रही है, बाकी सारे जेंट्स है। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का कारण समझ में आता है? चर्चा कीजिए। हाँ, महिलाओं की कम संख्या संसद में होने का कारण यही है कि महिलाएं, वैसे देखा जाए तो वर्तमान में हमारे अभी भी महिलाएं कम ही शिक्षित है, पढ़ी लिखी ही नहीं है। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण यह है कि महिलाएं राजनीति में भाग नहीं लेती है। हमारे देश की महिलाएं राजनीति में भाग नहीं लेती है। वो हमारे पारंपरिक परंपरा के अनुसार, जैसे महिलाओं को घर में रहना है, इस तरह की चीज़ों में ही ज़्यादा जो है विश्वास करती है। और अभी तक जो है महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता भी हमारे देश में नहीं है। जिनको है वो पहुंच गई है कहाँ तक, ठीक है, लेकिन कम होने का यही कारण है। अब आपके ये आज का शब्द संकलन है, ये भी करोगे आप HW में। ठीक है, स्वीकृति क्या है, गठबंधन क्या है, ये आपका HW होगा आज का। ठीक है, शब्द संकलन। और अगले वीडियो में अपन जो है अभ्यास प्रश्न देखेंगे। वीडियो आप पूरे देखा करो। और ये तीनों शब्द है, स्वीकृति, गठबंधन और अनसुलझे। इनका अर्थ है ये कि क्या होती है, स्वीकृति क्या है, गठबंधन क्या है, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने, उस समय ही मैंने आपको समझा दिए थे। जैसे अनसुलझे अभी आया है, इसका अर्थ है ऐसी परिस्थितियों से हैं जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। अब कैसे करें कि हम जो है महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिक से अधिक लोग राजनीति में भाग ले। अभी ये स्थिति कि वोट देने जाने में जो रहता है लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जितनी जागरूक होगी, सरकार भी उतनी ही एक्टिव रहकर हमारे लिए कार्य करेगी लोकतंत्र में। इसलिए हमें जागरूक रहना है। ठीक है, ये HW कर लेना। तीनों शब्दों के अर्थ लिखने आपको बता दिया था मैंने। ये आज का HW आपका यही होगा।